हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। हमारे यूट्यूब चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि हमने पार्ट वन यूपी बोर्ड का जो ये मॉडल पेपर था, हमने पहले पार्ट वन में बता दिया था। तो पार्ट वन में केवल 3 ही खंड हो पाया था। अब हम पार्ट टू में खंड नंबर 4 लेकर चलता हूँ। खंड 4, ठीक। अब इस खंड 4 में भी 4 सवाल हैं। तो प्रश्नोत्तर प्रश्नोत्तर 4 का क। प्रश्नोत्तर 4 का क्या कह रहा है? सवाल दिया है, यदि यक्स कामा यक्स प्लस टू, यक्स कामा 4, यक्स कामा 6 तथा यक्स कामा 8 का समांतर माध्य 11 है तो यक्स का मान क्या होगा? तो देखिए, हमने आपको बताया था कि समांतर माध्य बराबर होता है, समांतर माध्य बराबर कुल पदों का योगफल बटे कुल पदों की संख्या होता है। क्लियर? अब हमें ये जो मान दिया गया है, इन सभी मानों को जोड़कर और जितनी संख्या है उससे क्या करना है? भाग देना है। तो हमारा समांतर माध्य कितना दिया है? इसमें 11 दिया है। तो समांतर माध्य के नीचे हमने 11 लिख दिया, बराबर कुल पदों का योगफल। कितने पद हैं? 1 2 3 4 और 5। सभी को जोड़ लीजिए। यक्स प्लस, फिर दिया यक्स प्लस 2, फिर दिया यक्स प्लस 4, फिर यक्स प्लस 6 और यक्स प्लस 8। क्लियर हो गया? बटे अब 1 2 3 4 और 5, 5 संख्या हो गया। अब इसको क्रॉस गुणा करें तो 11 पचे कितना हो जाएगा? 55 हो जाएगा, बराबर सभी यक्स को जोड़िए। 1 यक्स, 2 यक्स, 3 यक्स, 4 यक्स और ये कितने हो गए? 5 यक्स हो गए। और अंक जोड़ो, 8 6 14, 4 18, 2 कितने हो गए? 20 हो गए। क्लियर हो गया? अब हम क्या करेंगे? 55, ये जो प्लस 20 है इधर आएगा, माइनस 20 हो जाएगा, बराबर 5 यक्स हो गया। 55 में से 20 गया आपका, तो 55 में से 20 गया तो कितना आएगा आपका? 35 आएगा। 35 बराबर हो जाएगा 5 यक्स। 5 एक कम 5, 5 सते 35। यक्स का मान कितना आ गया? यक्स का मान आपका आ गया 7। ठीक, क्लियर हो गया? ये हमारा 4 का क भी हो गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 का। ध्यान दीजिएगा, प्रश्न नंबर आपका प्रश्न 4 का ख। ठीक, प्रश्न 4 का ख क्या कह रहा है? ध्यान दीजिए, प्रश्न में लिखा है गोले की त्रिज्या r है। लिखते चलिएगा, क्या लिख रहा है? गोले की त्रिज्या, गोले की त्रिज्या क्या है? r है। ठीक, बेलन के आधार की त्रिज्या क्या लिखेंगे? बेलन के आधार की त्रिज्या, बेलन के आधार की त्रिज्या। तो बेलन की आधार की जो त्रिज्या है, आगे लिखा है, तथा उसकी ऊंचाई क्रमशः r तथा 2r है। तो बेलन के आधार की त्रिज्या हो गया r। फिर लिखेंगे बेलन की ऊंचाई जो है, बेलन की ऊंचाई इसमें दिया है 2r। क्लियर? यहाँ तक आ गया समझ में? अब हम देखेंगे यहाँ पर कह रहा बेलन तथा गोले के आयतन का अनुपात क्या है। तो यहाँ बेलन भी और क्या है? गोला है। तो मान लीजिए ये गोला हो गया है ना, और गोले के बाद हमने क्या किया? यहाँ पर बेलन बना लिया। क्या बना लिया? बेलन बना लिया। तो गोले का आयतन क्या होता है? गोले का आयतन अनुपात में पूछा है, तो गोले का आयतन अनुपाते हो जाएगा बेलन का आयतन। क्लियर हो गया? गोले का आयतन का फार्मूला होता है 4/3 पाई आर क्यूब अनुपाते बेलन का आयतन होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। अब गोले के आयतन के हिसाब से हम लोग गोले की त्रिज्या रखेंगे, बेलन के अनुसार बेलन की ऊंचाई रखेंगे। तो 4/3 हो जाएगा, पाई ही रहेगा, आर क्यूब रहेगा, अनुपाते यहाँ पाई रहेगा। अब बेलन के आर का त्रिज्या आर ही है, तो आर स्क्वायर ही हो जाएगा। परंतु ऊंचाई कितना दिया है? 2r दिया है, तो यहाँ हो जाएगा 2r। तो हो जाएगा यहाँ पर आपका 4/3 पाई आर क्यूब अनुपाते। ठीक, अब यहाँ पर हो जाएगा पाई
आर 2 बार है, यहाँ आर है तो हो जाएगा 2r³ तो पाई से पाई कट गया, r³ से r³ कट गया और 2 से 2 कट गया तो बचा है आपके पास 2/3 अनुपाते 1। अब इसको अगर हम बटे में करते हैं तो बटे में कैसे होगा, 2/3/1 तो 1 का मतलब वही आएगा तो 2/3 ही आएगा तो 2 अनुपाते कितना आएगा, 3 आएगा। आंसर कितना आ गया, 2/3 आ गया। आई होप आपको यह समझ में आ गया। अब हम चलते हैं प्रश्न नंबर 4 का गय पर। प्रश्न नंबर 4 का क्या है, गय है। अब प्रश्न नंबर 4 का गय देखिए ध्यान से। प्रश्न 4 का गय, प्रश्न 4 का क्या है, गय है। प्रश्न 4 का गय कह रहा है कि एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर लंबी है तो 1 मिनट में मिनट की सुई के द्वारा बनाए गए त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, ये पूछा है ना। तो एक घड़ी की मिनट की सुई 8 सेंटीमीटर है तो ध्यान दीजिएगा 60, चूंकि 60 मिनट में मिनट की सुई द्वारा घूमा गया कोण 360 अंश है, इसलिए 1 मिनट में घूमा गया कितना हो जाएगा, 360 अंश बटे हो जाएगा 60 थीटा, तो कटेगा तो थीटा बराबर आएगा 6 अंश। कितना आ गया, 6 अंश। अब हम लिखेंगे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर होता है थीटा बटे 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। थीटा का मान 6 बटे 360 गुणे पाई का मान, पाई रहने दीजिए, पाई आर स्क्वायर काटेंगे तो आएगा 60 बराबर आ गया पाई आर स्क्वायर बटे 60 वर्ग सेंटीमीटर हो गया। ठीक, क्लियर, समझ में आ गया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर 4 का घ। प्रश्न 4 का क्या है, घ है। अब 4 का घ कह रहा है, ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिखा हुआ है एक मीनार, क्या लिखा है, एक मीनार के चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित बिंदु से देखने पर 45 अंश है तो मीनार की ऊंचाई बताइए। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे, एक मीनार बनाएंगे। ये बन गया हमारा मीनार, क्या बन गया, मीनार। क्लियर, मीनार का ये हो गया ए और ये हो गया बी। एक मीनार की चोटी का उन्नयन कोण उस मीनार के आधार से, तो मीनार का क्या है, आधार है, इस मीनार के आधार से क्षैतिज तल पर 40 मीटर दूरी पर स्थित एक बिंदु है सी। अब इसके चोटी से जब मिलाएंगे तो कितने अंश का कोण बनेगा, 45 अंश का बनेगा। तो यहाँ पर मीनार की ऊंचाई पूछ रहा है तो मीनार की ऊंचाई h बराबर वाट हो गया। अब यहाँ संबंध देखिए, यहाँ ऊंचाई है, यहाँ पर क्या, आधार। तो लंब और आधार किसका संबंध होता है, tan का होता है। तो tan 45 अंश बराबर हो जाएगा h बटे 40। तो tan 45 का मान 1 तो h बटे 40 तो h का नाम h बराबर 40 मीटर हो गया। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी तरह हम चलेंगे खंड नंबर 5 पर। चलिए अब आगे हम लोग प्रश्नोत्तर 5 आ गए। प्रश्नोत्तर क्या आ गए, 5। अब प्रश्नोत्तर 5 क्या कह रहा है, ध्यान से देखिए। प्रश्नोत्तर 5 जो है, पहला सवाल आपका कह रहा है यहाँ पर निम्नलिखित समीकरण युग्म को विलोपन विधि से हल कीजिए। तो ये जो समीकरण दिया है 37x + 41y बराबर 70 और 41x + 37y बराबर 86, इसको किस विधि से हल करना है, विलोपन विधि से। तो विलोपन विधि से हल करने के लिए क्या होता है कि इसमें या तो y पद को गायब करो या तो x पद को। तो x वाला कब गायब होगा, जब दोनों का अंक समान होगा। y कब गायब होगा, जब दोनों का अंक समान होगा। तो विलोपन विधि में ये दोनों अंक सेम नहीं मिल रहे हैं तो हम क्या करेंगे,
आपस में गुणा करते हैं, तो आपस में गुणा क्या करेंगे, 41 का गुणा इसमें कर दीजिए और 37 का गुणा इसमें कर दीजिए। तो जब हम गुणा करेंगे 41 में 37 का, तो 41 में 37 का गुणा करने पे आएगा आपका 1517 x। फिर 41 में 41 का गुणा करेंगे तो 1681 y, और बराबर 41 में 70 का करेंगे तो आएगा 2870 आएगा। कितना आएगा, 2870। ये हो गया। अब 37 में 41 का गुणा करेंगे तो 1517 x आएगा, प्लस 37 में 37 का गुणा करेंगे तो आएगा 1369 y आएगा, और 37 में 86 का गुणा करेंगे तो आएगा 3182 आएगा। हमने गुणा कर लिया, ठीक है ना। अब गुणा करने के बाद क्या करेंगे, इसमें इसको काटना है तो इसके नीचे चिन्ह बदल जाएगा, सब बदल गया, एक कट गया। अब ये प्लस और ये क्या है, माइनस है, तो ये प्लस वाला अधिक है, तो 1681 में से 1369 y घटाएंगे तो आपका निकल के आएगा 312 y, बराबर 3182 में से 2870 घटाएंगे तो आएगा 312, माइनस 312 काटें तो y बराबर -1 आया। ठीक, अब y बराबर -1 जो है, इस समीकरण में y के जगह पे रख दीजिए, तो 37x प्लस 41 गुणे -1 बराबर 70 हो जाएगा। 37x माइनस 41 बराबर 70, फिर 37x बराबर 70 है, यह है, ये माइनस इधर जाएगा प्लस बन जाएगा, तो 37x बराबर हो जाएगा 1 और 7 4 11, कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। क्लियर, समझ में आया। अब 37 बराबर 111 है बटे कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। तो इस तरह हमने क्या किया, इसका मान प्राप्त कर लिया, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ये प्लस है, सॉरी ये प्लस है, लेकिन ये माइनस था तो माइनस बन जाएगा, पक्षांतर करने पे हो गया। ठीक, इस तरह हमने क्या किया, 5 का कै समझ गया। अब हम 5 के कै के बाद चलते हैं आपको समझाने 5 का खै। कौन सा है, 5 का खै। 5 का खै कह रहा है आपका सवाल में, ध्यान दीजिएगा। ये 5 का खै लिखा है, बिंदुओं 5,0 और -12,0 के बीच की क्या ज्ञात कीजिए, दूरी ज्ञात कीजिए। तो देखिए बीच की दूरी क्या होती है, दो बिंदु हो गया, एक बिंदु ए हो गया और एक बिंदु बी हो गया। क्लियर हो गया। अब एक बिंदु का देखिए निर्देशांक कितना दिया है, 5 कामा कितना दिया है, 0 दिया है, तो यहाँ हो गया 5,0, और दूसरे का दिया -12 कामा कितना दिया है, -12 कामा 0 दिया है, तो -12 कामा क्या लिखेंगे, 0 लिखेंगे। क्लियर हो गया। अब इसको मान लीजिए, आप मानेंगे इसको x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2। तो आपको पता होगा कि दो बिंदुओं का सूत्र क्या होता है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। अब हम मान रख देंगे, x1 का मान है 5 और x2 का मान है -12, तो ये हो जाएगा +12। ठीक, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ आपको। फिर प्लस y1 का मान है आपका यहाँ पर 0, y2 का मान है आपका 0, तो हो गया यहाँ पर, तो यहाँ बना आपका 12 5 17 का स्क्वायर प्लस 0 का वर्ग, तो 0 होगा, तो यहाँ आया अंडर रूट के अंदर 17 पर वर्ग आया, तो यहाँ पर वर्ग कांडी हटेगा तो कितना आएगा, 17 आएगा। आ गया ना आंसर, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। कैसे आया, क्योंकि ये स्क्वायर है, ये अंडर रूट है, जब अंदर स्क्वायर हो तो अंडर रूट और स्क्वायर दोनों हट के क्या आएंगे, 17 आएंगे। कि अब हम चलेंगे सवाल नंबर 5 का गय पर। सवाल नंबर 5 का क्या है, गय है। तो 5 का गय क्या कह रहा है, 5 का गय साइन 72 अंश, साइन 72 अंश प्लस कास 72 अंश बटे कास 18 अंश प्लस साइन 18 अंश। अब साइन 72 प्लस कास 72 दिया है, तो मैं बताया था चतुर्थांश के बारे में कि 72 अंश है और 18, तो 72 18 कितना होता है, 90 होता है, तो हो जाएगा साइन 90 माइनस 18 अंश प्लस कास 90 अंश माइनस 18 अंश बटे कास 18 अंश
प्लस साइन 18 अंश। तो आपको पता होगा प्रथम चतुर्थांश में सभी का मान क्या होता है, धनात्मक होता है। तो साइन 90 माइनस 18 दिया है, तो 90 में त्रिकोणमिति का मुख्य शब्द क्या होता है, बदलता है। तो साइन है तो क्या बन जाएगा, कास 18 अंश प्लस कास का क्या बन जाएगा, साइन 18 अंश बटे कास 18 अंश बटे साइन 18 अंश। ये पूरा कट के कितना आया, 1 आया। क्लियर, समझ में आ गया। अब इसी तरह हमारा 5 का क्या है, घय है। क्या है, 5 का घय। लेकिन इसमें से 4 ही आपको करना था, तो हमने कै कर दिया, खय कर दिया, गय कर दिया। अब अंगय करते हैं। क्या करते हैं, अंगय। अब अंगय 5 का क्या है, ध्यान दीजिएगा। 5 का अंगय सवाल लिखा है, ऐसे बना फिगर, आपका फिगर बना हुआ है। ए हो गया, बी हो गया, डी हो गया और सी हो गया। क्लियर हो गया ना। अब हमसे सवाल देखिए, पढ़िए क्या लिखा हुआ है। कह रहा चित्र में यदि ए डी लंब बी सी है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर ए डी लंब क्या है, बी सी है। और कह रहा बी डी बटे डी ए, तो कह रहा बी डी बटे डी ए और डी ए बटे क्या है, डी सी है। तो सिद्ध कीजिए त्रिभुज ए बी सी एक समकोण है। तो देखिए कैसे सिद्ध हो रहा है, इसको आराम से आप देखिए। ठीक, क्लियर। अब यहाँ पर हम समझा रहे हैं आपको, समझते चलिए, अच्छे से समझ लीजिए, सब सवाल लग जाएगा आराम से। ये जो आपका दिया हुआ मान है, दिया है, क्या दिया है, ध्यान दीजिएगा, बी डी बटे डी ए बराबर डी ए बटे डी सी दिया है ना। तो यहाँ पर देखिए दिया है बी डी बटे डी ए बराबर डी ए बटे क्या दिया है, डी सी। अब इसको क्रॉस गुणा करें तो डी ए स्क्वायर बराबर हो जाएगा बी डी गुणे डी सी हो जाएगा। आ गया ना यहाँ पर। अब इसमें हम क्या करेंगे, ये दो समकोण त्रिभुज है। क्या है, दो समकोण त्रिभुज है। अब इन दोनों समकोण त्रिभुज में क्या करेंगे, पहले लिखेंगे त्रिभुज ए बी डी। तो त्रिभुज ए डी बी एंड त्रिभुज ए डी सी में। तो इस त्रिभुज का पाइथागोरस प्रमेय क्या होगा आपका, होगा ए बी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर, ए बी स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, आधार स्क्वायर। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो गया। ए डी सी में, तो ए डी सी में आपका कर्ण हो गया ए सी, तो ए सी स्क्वायर बराबर ए डी स्क्वायर प्लस हो जाएगा डी सी स्क्वायर। समीकरण बन गया 2। क्लियर हो गया। अब इन दोनों समीकरणों को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। जोड़ने पर अब जोड़िए तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा एक डी स्क्वायर मिलके दो ए डी स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर, सब जोड़ दिए। अब यहाँ हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर 2। ए डी स्क्वायर का देखिए मान कितना लाए हैं आप, बी डी गुणे डी सी प्लस बी डी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। यहाँ तक आ गया। अब यहाँ पर हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, अब यहाँ पर बी डी गुणे डी सी जो दिया गया है, इसमें हम क्या किए, फार्मूला मेरा लग रहा है 2ab प्लस ए बी स्क्वायर प्लस डी सी स्क्वायर। तो यहाँ हो जाएगा आपका बी डी प्लस डी सी का होल स्क्वायर। यहाँ आपका सूत्र लग गया, क्या लग गया, ये सूत्र किसका, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab का। तो हो जाएगा ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर बराबर, ये जो बी डी प्लस डी सी दिया है तो बी डी प्लस डी सी बराबर हो जाएगा बी सी स्क्वायर। हुआ ना यहाँ पर। अब देखिए बी सी स्क्वायर है पूरा, तो सबसे बड़ी भुजा यही हुआ। तो कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर हो गया। तो अतः ये हमारा क्या है, एक समकोण त्रिभुज है। अतः त्रिभुज ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। क्लियर हो गया। हमने सवाल 4 और सवाल 5 का सभी पार्ट लगा दिया। अब हम चलते हैं सवाल नंबर प्रश्नोत्तर नंबर 6। प्रश्नोत्तर क्या है, 6 है। प्रश्नोत्तर 6 देखिए क्या लिखा गया है, इस सवाल पे दिमाग लगाइए आप। प्रश्नोत्तर 6, प्रश्नोत्तर क्या है, 6 है।
चलिए, प्रश्नोत्तर 6 लिखा हुआ है, अच्छे से देखिएगा। प्रश्नोत्तर 6 में लिखा है एक घनाकार ब्लॉक है। कैसा ब्लॉक है? घनाकार। तो हम सबसे पहले बनाएंगे घनाकार ब्लॉक। क्या बनाएंगे? घनाकार ब्लॉक। देखिएगा अच्छे से कैसे ब्लॉक बन रहा है। घनाकार सबसे पहले आप बनाइए ब्लॉक। ये बन गया आपका। ये बन गया आपका घनाकार ब्लॉक। बन गया ना। अब घनाकार ब्लॉक बनने के बाद आपका इसमें जो है, और घनाकार ब्लॉक है तो सबका लंबाई बराबर है, यल 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 यल, सब यल यल है। ठीक, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब इसमें कह रहा है एक घनाकार ब्लॉक के एक फलक को अंदर की ओर काट कर, इसके अंदर की ओर क्या कर रहा है? काट कर एक अर्धगोला गड्ढा इस प्रकार बनाया गया। इसको जब काटा गया है तो काटने के बाद कह रहा है कि एक अर्धगोला बना है। क्या बना है? अर्धगोला बन गया। इसे काट के इसे क्या हमने बना दिया? अर्धगोला बना दिया। जब अर्धगोला बना है तो अर्धगोले के बाद क्या हुआ? ये पूरा टोटल यल था तो ये बन जाएगा आपका यल बटे दो, यल बटे दो। कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ है ना। तो इस तो समझ में आ गया। अब आगे कह रहा है गड्ढा इस प्रकार बनाया कि अर्धगोले का व्यास घन के एक किनारे के बराबर है। अर्धगोले का जो व्यास है ना वो घन के एक किनारे के क्या है? बराबर है। तो घन का एक किनारा कितना है? घन का एक किनारा यल है। तो घन का एक किनारा जो यल है तो ये जो अर्धगोले का व्यास है ना, तो अर्धगोले के व्यास के क्या है? बराबर है। तो अर्धगोले का व्यास पूरा क्या था? अर्धगोले अर्धगोले का व्यास भी क्या होगा? यल ही होगा, क्योंकि घन का एक किनारा जो है अर्धगोले के व्यास के क्या है? बराबर है। लेकिन जब व्यास होता तो त्रिज्या बराबर क्या होता है? तो त्रिज्या बराबर हो जाएगा व्यास बटे दो। व्यास बटे दो तो हो जाएगा यल बटे दो। तो हमारा त्रिज्या कितना निकल के आया? यल बटे दो आया। क्लियर, समझ में आ गया ना। अब हमसे कह रहा कि शेष बचे ठोस का पृष्ठीय। तो शेष जो एरिया बच रहा है ना, इसका पृष्ठीय क्या पूछ रहा है? क्षेत्रफल पूछ रहा है। तो चलिए इसको लगाया जाए। तो यहाँ लिखेंगे हम लोग शेष ठोस का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर होता है घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस इसके ऊपर अर्धगोले का क्या है? भाग का क्षेत्रफल है। इसके ऊपर क्या है? अर्धगोले का क्या है? भाग है। तो ये हो जाएगा माइनस, क्या हो जाएगा? माइनस। ये हो गया घनाकार बॉक्स का पूरा टोटल जो एरिया है। घनाकार ये जो बॉक्स है इसका पूरा टोटल जो एरिया है, इस एरिया में से हम क्या करेंगे? कौन कौन सा चीज घटाएंगे? अर्धगोले के भाग का क्षेत्रफल, अर्धगोले का क्षेत्रफल और प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ। क्लियर हो गया ना। अब देखिए घनाकार बॉक्स का पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है इसका सूत्र होता है 6l²। मतलब यल की जगह पर हमने a मान लिया तो होता है 6a², तो हो जाएगा 6l² माइनस अर्धगोले का क्षेत्रफल। आपको पता होगा क्या होता है? अर्धगोले का क्षेत्रफल, अर्धगोले का तो पूरे गोले का क्षेत्रफल था 4/3 पाई r², लेकिन अर्धगोले का हो जाएगा यहाँ पर पाई यल बटे 2 का होल स्क्वायर प्लस अर्धगोले का वक्र पृष्ठ, तो वक्र पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई आर होता है तो यल बटे 2 का होल स्क्वायर। तो हो गया, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब इसको हल करना है तो हो जाएगा 6l² माइनस पाई यल स्क्वायर बटे 2 दूना 4
प्लस यहाँ हो जाएगा 2 पाई L² बटे 4। तो यहाँ से 2 एकम 2, 2 दूना 4 कट गया, कोई दिक्कत इसमें नहीं हुआ। अब यहाँ बचा 6L² माइनस हो गया पाई L², यहाँ पर दिया है तो यहाँ पर इन दोनों को अगर हल किया जाए तो यहाँ पर है पाई L²/4, यहाँ पर है पाई L², कितना है यहाँ पर 2 है ना। तो इन दोनों का अगर एलसीएम लिया जाए तो कितना आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, इसका आएगा मान आपका पाई L²/4 आएगा। क्लियर हो गया। अब यहाँ पर L² जब आप कॉमन लेंगे, L² कॉमन लेंगे तो बचेगा आपके पास कितना, L²/4 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा आपका 24 प्लस पाई। क्लियर हो गया ना। यही वर्ग क्या हो गई, इकाई हो गई। ये हो गया हमारा प्रश्नोत्तर 6 का क हो गया। ठीक, क्लियर हो गया यहाँ पर। अब हम चलते हैं प्रश्नोत्तर 6 का प्रश्नोत्तर 6 का ख क्या दिया है, प्रश्नोत्तर 6 का ख दिया है। प्रश्नोत्तर 6 का ख कह रहा है किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर है। किसी कार के पहिए का व्यास कितना सेंटीमीटर है, 80 सेंटीमीटर है। किसी कार के पहिए का व्यास 80 सेंटीमीटर। मान लीजिए एक कार का क्या है, पहिया है, इसका व्यास कितना दिया है, 80 सेंटीमीटर। डी बराबर कितना सेंटीमीटर, 80 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, क्लियर हो गया। अब कह रहा है यदि यह कार 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो कार की पहिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है तो 10 मिनट में प्रत्येक पहिया कितना चक्कर लगाती है। तो देखिए कैसे लगेगा, ध्यान दीजिएगा। 10 मिनट की बात कर रहा है ना, तो पहले हम निकालेंगे कार की चाल। तो कार की चाल दिया 60 किलोमीटर प्रति घंटा। देखिए दिया है कार का चाल कितना दिया, 60 किलोमीटर प्रति घंटा दिया है। अब कार के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी कितना है, 60 किलोमीटर है। कितना मीटर है, 60 लिखा है, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। प्रति का मतलब होता है एक घंटे में कितना चलेगी, 60। तो यहाँ लिखे कार के द्वारा 1 घंटे में चली गई दूरी 60 किलोमीटर है। तो आप 10 मिनट में निकालिए तो 10 मिनट में कितना होगा, तो बता दें आपको कि आपका होगा ये हो जाएगा 60 गुणे 10 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 10। क्योंकि 10 मिनट को जब आप बदलेंगे घंटे में तो कितना आएगा आपका, तो वही आएगा आपका ना। तो हो गया यहाँ पर 60/60 कर गुणे कितना हो गया, 10। इसको जब हल करेंगे तो कट के कितना आया, 10 किलोमीटर आया। कितना मीटर आया, 10 किलोमीटर आ गया। अब हम यहाँ देखेंगे कि 10 किलोमीटर जो आया है इसको हम क्या करते हैं, सेंटीमीटर में क्या करते हैं, कन्वर्ट कर देते हैं। कितने मीटर में, सेंटीमीटर में। तो 1 किलोमीटर में हम अगर दिया है 11 यानी 10 किलोमीटर तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 10 गुणे 1000 गुणे 100 सेंटीमीटर हो गया। ठीक, अब कार के पहिए की क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पर हमारा व्यास कितना दिया, सेंटीमीटर दिया है। तो 10 किलोमीटर को सेंटीमीटर बनाना है तो 10 गुणे 1000 गुणे 100 होगा। और क्योंकि किलोमीटर को सेंटीमीटर में बनाएंगे तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख पे जाएगा, क्योंकि ये होता है पैमाना इसका। किलो, हेक्टो, डेका, डेसी, किलो, हेक्टो, डेका, मीटर, डेसी, सेंटी, मिली होता है। तो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख, 10 लाख हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो इस तरह हमने क्या किया, इसको सेंटीमीटर में बदल लिया। अब कार के पहिए का जो त्रिज्या दिया है तो यहाँ पर d बराबर 80 है तो r बराबर कितना होगा, 40 सेंटीमीटर। तो यहाँ लिखेंगे कार के पहिए की त्रिज्या बराबर दिया है 40 सेंटीमीटर। कितना दिया है, 40। तो कार के पहिए का परिधि कितना होगा, तो परिधि मतलब हो जाएगा चक्कर, वही 1 चक्कर
है ना। तो हो जाएगा आपका 2 पाई r, तो यहाँ हो जाएगा 2 × 22/7 गुणे यहाँ पर हो जाएगा 40, हो गया ना। तो ये हो गया हमारा क्या, इतना सेंटीमीटर हो गया। अब कार के द्वारा जो दूरी जब तय किया गया तो पूरा चक्कर लेने में कितना लग रहा है, तो पूरा चक्कर लेने में 2 गुणे, मतलब इसको हल कर सकते हैं आप, 22×44 × 40 कितना हो गया 7, 4×4 = 16 हो गया। उसके बाद 4×4 = 16, एक 1760/7 सेंटीमीटर हो गया। अब हमें 10 मिनट के द्वारा कह रहा है चक्कर लगाने का, तो हमें 10 मिनट में देखना है। तो 10 मिनट में पहियों द्वारा लगाए गए चक्कर पूछ रहा है, तो लगाए गए चक्कर मतलब हो जाएगा यहाँ पर 10×1000/100 हो गया ना यहाँ पर। और कार के द्वारा पहिए का एक चक्कर कितना आया है, एक चक्कर आया 1760 कितना आएगा 7 आया। अब इस 7 ऊपर जाएगा तो हो जाएगा आपका यहाँ पर 10×1000/100/7/1760 हो गया ना। अब इसको काटेंगे तो कटेगा तो कुछ ना कुछ मान आएगा, तो इसको आप काट लीजिएगा, कुछ ना कुछ मान तो अवश्य आएगा। और आने के बाद इसका आंसर आएगा 4375 आएगा। इस तरह हमने क्या किया, सवाल नंबर 6 का ख भी बता दिया। ठीक, क्लियर हो गया। तो आई होप आपको यह समझ में आ गया होगा। क्लियर, ठीक।